रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन बदलता दौर की स्पेशल सेगमेंट आरबीडी एक्ट पर जो हम कर रहे हैं, इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बात करेंगे हम चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 हाल ही में चर्चा में भी रहा है, क्योंकि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की जो 5th मीटिंग है वो हाल ही में हुई है, जिसके ऊपर खास तौर पे चर्चा की गई कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को हमने एक्सेसिबल बनाना था वो नहीं हुई, तो जो स्टेट्स हैं वो बताएं और एक्सटेंशन लें और उसके ऊपर फास्ट ट्रैक करें काम। कुछ और भी बातें उस पर हुई, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। बहरहाल मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 11, वो खास तौर पे इसी पे है। सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ये चैप्टर 11 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कब कब आपकी जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मिलेगी, क्या उसमें डिसीजन होगा, कौन मेंबर होगा, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। इस पे बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे गेस्ट अन्नापुरम सर हैं, जिनको अब आप अच्छे से जानते हैं। एकेडमिक हैं, सोशियोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स पर अपनी राय रखते हैं। अन्नापुरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू दानिश जी, और रेडियो श्रोताओं को भी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है चैप्टर होने वाला है। एक चीज आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते थे इससे पहले कि हम शुरू करें, कि कुछ 2019 में भी आरपीडी एक्ट रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुई थी, तो हम चाहते हैं कि हम श्रोताओं को पहले वो बता दें, फिर हम सेक्शन पे आए। जी थैंक यू। हम माफी मांगेंगे। वी अपोलोजाइज फॉर वन पर्टिकुलर इनएडवर्टेंट एरर। हम किसी न तरफ से हम उसको कवर नहीं कर पाए। 2019 मार्च में रूल्स ऑफ डिसेबिलिटी रूल्स एक खास अमेंडमेंट हुई थी मार्च 2019 में। उसको हम चर्चा में नहीं ला पाए। इट्स कंप्लीट ओवरसाइट ऑन आवर पार्ट। वी अपोलोजाइज, माफी मांगेंगे उसके बारे में, और उसकी चर्चा हम करेंगे probably after this chapter or probably just before we end the session। उसकी खास तौर पर उसका बदलाव ये हम चर्चा करेंगे। उसका बदलाव ये है कि हम persons with disabilities having high support needs के बारे में बहुत चर्चा हुई थी ये रेडियो उड़ान में। उसमें हम ये कहा था कि पावर पूरा जो था वो केंद्र सरकार के पास था। 2018 में उसको रूल्स करने के लिए एक ड्राफ्ट भी निकाला था, कैसा करेंगे ड्राफ्ट। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ प्रावधान हुई थी। उसके बाद उस चैप्टर पर केंद्र सरकार ने पावर स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को देते हुए ये अमेंडमेंट लाया है, रूल्स में अमेंडमेंट लाया है। एक सेपरेट चैप्टर उसमें रखा गया है। उसका चैप्टर का बावजूद ये है कि अब assessment of persons with disabilities having high support needs is no longer with the central government। और राज्य सरकार तैयार करेगी, और किस तरह से करना है उसका गाइडलाइंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वो गाइडलाइंस देके पैरामीटर्स दिए हैं किस तरह एसेस करना है। उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा हम करेंगे। लेकिन श्रोताओं को हम ये बताते हुए हमको भी थोड़ा दुख है कि भी आप उस चैप्टर उस तरफ उसको हम ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। बहरहाल आते हैं हम बैक टू अवर सब्जेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 11 और इसमें सेक्शन 60 बात कर रहा है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। जी यस, लेकिन इस चैप्टर को चर्चा करने से पहले, डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें, सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 84 तक आपको बहुत ड्राई लगेगा। मतलब लगेगा कि क्या है ये पूरा टेक्निकल, कौन मेंबर बनेगा, कब बनेगा, कितने देर तक रहेगा, ये सब आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। लेकिन इसीलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप देखिए किसी कानून, सिर्फ अपना कानून है, किसी कानून सरकार ने कानून लाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म उसी कानून पे मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसका एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं पहले से ही, तो इसीलिए इसका एग्जांपल फिर ले रहा हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन अमल करते हैं? उसको सेंट्रल सरकार के तौर पर आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और स्टेट्स में स्टेट्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और रीजनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। पूरा कानून की अमल जो होती है, इम्प्लीमेंटेशन, वो पूरा इस मैकेनिज्म करेगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेके रीजनल कमिश्नर्स तक। उसी तरह से हर एक कानून उसकी इनहेरेंटली एक इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन रहती है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होती है। उस इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इस चैप्टर में आपको दिखेगी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज ऑन डिसेबिलिटी, ये है इसी मैकेनिज्म्स के द्वारा आपकी ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की इम्प्लीमेंटेशन इसी पर आधार है। इसीलिए आपको इसके बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 60 से आने से इससे आपको पता चलता है चैप्टर हेडिंग से 3 तरीके के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हैं। केंद्र सरकार पर आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, राज्य सरकार पे आपको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी। 3 तरीके के मैकेनिज्म्स हैं। थोड़ा पीछे हटकर हमको देखना होगा ये मैकेनिज्म पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में क्या था, क्योंकि आपको आइडिया आएगा किस तरह इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स बदलते आ रहे हैं। 1995 में आपको डेफिनेशंस के बाद मैकेनिज्म से ही शुरू होती हैं एक्ट। चैप्टर 1 खास करके इसी से शुरू होती है, लेकिन इस बार तो उसको लास्ट तक ला दिया। सब्सटैंटिव प्रोविजंस जो पहले रखा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो उसको थोड़ा पीछे लाया है, वही डिफरेंस है। पीडब्ल्यूडी एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स 4 तरीके के था। पहला है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार पर केंद्र सरकार के में 2 तरीके के मैकेनिज्म था, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी। उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी था और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी था। उसका डिफरेंस ये था, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर एग्जांपल, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसेबल्ड मिनिस्टर था वो चेयरमैन था, और डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी थे। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी में डिसेबल्ड वेलफेयर सेक्रेटरी चेयरपर्सन था, और जॉइंट सेक्रेटरी डिसेबल्ड वेलफेयर और मेंबर सेक्रेटरी था। सो एक तरफ से अगर देखेंगे 1995 एक्ट में एक पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन था। पॉलिटिकल डिवीजन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी जो मिनिस्टर हेडेड होती थी, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ब्यूरोक्रेटिक सेक्रेटरी लेवल चेयरपर्सन होते थे। और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी 6 महीने में एक बार मीटिंग करती थी, और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी 6 महीने में एक बार मीटिंग करती थी, और एग्जीक्यूटिव कमिटी 3 महीने में एक बार मीटिंग करती थी। और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी यूजुअली एक ब्रॉडर मैकेनिज्म था। उसी तरह स्टेट में भी स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी। नाउ दोनों की मैकेनिज्म्स को क्लब करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक मर्ज कर दिया एक तरफ से, अगर आप एनालिटिकली देखना चाहेंगे। इस स्टेट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी आप जो देखेंगे इस सेक्शंस में, सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 तक, ये पूरा एक ही कमिटी है, एक ही बोर्ड है। उसका हेड होगा मिनिस्टर डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और जो स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है वो चेयरमैन होंगे, और स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो वाइस चेयरमैन होंगे, और जॉइंट सेक्रेटरी डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है वो मेंबर सेक्रेटरी बनेंगे।
इसका प्रावधान बहुत ये इम्पोर्टेंट चेंज है। उसके कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर देखना होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन पॉलिटिकल डिवीजन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन जो था वो अब मर्ज कर दिया गया। उसका क्या फर्क हो सकता है और क्या उसका implications हो सकता है, maybe we will find some other time to talk about it, not for the time being. Now, what is the Central Advisory Board? Central Advisory Board on Disability, as I said, is headed by the Minister or Cabinet Minister on Disabled Welfare Department. ये है जो usually होती है अपना Minister of Social Justice and Empowerment. और interestingly इसमें मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 2 स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इसमें एक मिनिस्टर डिसेबिलिटी वेलफेयर अलग जो अदर देन अदर मैटर्स वो ये एक मिनिस्टर के पास वो इंचार्ज होते हैं, वो वाइस चेयरमैन भी रहेंगे। वो दोनों ये उसके बाद इसमें कई सेक्रेटरीज हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उसमें 2 तरह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, वो लोगों को अगर थोड़ा हटकर देखेंगे तो 2 तरीके के मेंबरशिप्स आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी पर देखेंगे। आपको 2 तरीके के मेंबर्स हैं, एक है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब ये होता है हमेशा कोई सेक्रेटरी, कोई भी जो भी पर्सन होगा उस ऑफिसर के तौर पर जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएंगे। वो उसका कोई व्यक्ति से लेना देना होता नहीं है, ये यूजुअली डेजिग्नेशन के बेस्ड है। तो सेक्रेटरीज है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल अफेयर्स, ये सब कहीं कहीं आपको दिखेंगे। वो सब सेक्रेटरीज उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, ऑटोमेटिकली वो लोग मेंबर्स बनते हैं। मतलब है कि जब भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी होगी वो लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रोसीडिंग्स में भाग लेंगे। इसको छोड़कर क्लॉज आर से लेकर आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स की एक लिस्ट है, उसमें खास करके 3 मेंबर्स होंगे, वो 3 मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, सॉरी 5 मेंबर्स होंगे आपको एक्सपर्ट्स इन डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन। ये कोई भी हो सकता है जो सरकार, केंद्र सरकार, जो जिन लोगों को और केंद्र सरकार को लगता है वो लोगों की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट, वो लोगों को नॉमिनेट करेंगे इस कैटेगरी में। ये है आपको एक्सपर्ट्स इन डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, वो लोग कोई भी हो सकते हैं। और उसी में ही दूसरी कैटेगरी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज फार एज पॉसिबल हैविंग practical disability themselves, persons with disabilities themselves, representing persons with disabilities and disabled persons organizations। ये सब मिलाकर 10 लोगों को नॉमिनेट करेंगे केंद्र सरकार। नाउ इसमें थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, उसका वर्डिंग ऐसा है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होना चाहिए, लेकिन उसका कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ही होना है, ठीक है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, नॉन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो सकता है, लेकिन थोड़ा कोशिश करना चाहिए वो पर्सन्स विद पीडब्ल्यूडी की रखने के लिए, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 10 लोग रहेंगे पूरा इस कैटेगरी पर। और इसमें से जरूर 5 वुमन होना चाहिए, वुमन की मेंबरशिप आउट ऑफ दिस 10 5 वुमन मेंबरशिप वुमन होंगे, और एक शेड्यूल कास्ट से एक शेड्यूल ट्राइब से एक मेंबर होंगे। मतलब 5 वुमन एंड 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 शेड्यूल ट्राइब, और 3 ऑफ कोर्स एक बार ये हो सकता है कि अगर कोई वुमन एंड एससी हो सकता है, वुमन एंड एसटी हो सकता है कि उसका मतलब एक ही मेंबर ने 2 रिप्रेजेंटेशन को पूरी करेंगी, एक से अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है तो वो भी हो सकता है। उसके बाद नेशनल लेवल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नेशनल लेवल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए 3 मेंबर को केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी। ये भी नॉमिनेटेड है लेकिन उस पर आएगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज 2 यू ऑल्सो हैव अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। 2 मेंबर लोकसभा से आएंगे, 1 मेंबर राज्यसभा से आएंगे। नो, ये स्ट्रक्चर एक साफ सीधा स्ट्रक्चर लगती। और ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है
all directors of all national institutes for persons with disability, जो NIVH, NIMH, NIO, NIOH, NIH, सब से जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो लोग ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। और उसके अलावा चेयरमैन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन अलिमको, आर्टिफिशियल लिम्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑलमोस्ट डिसेबिलिटी स्टेक होल्डर जितना भी आपको दिखेगा ये सब उसके मेंबर्स होंगे। और एक मेन कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेशन है, वो हर एक स्टेट से, हर एक राज्य सरकार ने एक एक मेंबर भेजेंगे और यूनियन टेरिटरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर ही डायरेक्ट मेंबर बनेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मेंबर भेजने की प्रोविजन नहीं है, ये उनका ही डायरेक्ट मेंबरशिप है, इसमें वो भी मेंबर बनेंगे। थोड़ा 1-2-3 डिफरेंसेस है अगर पीडब्ल्यूडी एक्ट से आपको अगर कंपेयर करके देखेंगे। एक है पीडब्ल्यूडी एक्ट में एक्सपर्ट मेंबर्स की संख्या था 3, इसमें वो 5 बनी। और डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंटेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट में थोड़ा अलग था, उसमें साफ सीधा कहा था 5 पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। उसका मतलब जो भी 5 मेंबर्स थे वो सब पीडब्ल्यूडी होना जरूरी था, कोई नॉन पीडब्ल्यूडी का उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशंस को कोई प्रोविजन नहीं था। इसमें वो एक प्रोविजन है, उसमें 5 था, इसमें 10 है। उस 5 में से मैं वो था एक वुमन, 1 रिप्रेजेंटिंग आइदर SC और ST। इसमें तो जरूर एक SC होना चाहिए, एक ST होना चाहिए नया एक्ट में। ये एक थोड़ा मेजर स्ट्रक्चरल चेंज है। अगर आप पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कंपेयर करके देखेंगे स्ट्रक्चर की, ये खास बदलाव आपको दिखेगी। सो दिस इज वन स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट चेंज that you have in the RPWD Act. This is important, of course, because now the Central Advisory Board will meet every 6 months. जिस तरह से मीट करना है, क्या चेयरमैन की पावर्स होगी, ये पूरा रूल्स में लिखा है। बहुत साफ सीधी बात है, उस पूरा डिटेल टेक्निकल पार्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट पूरा बड़ा दिखेगा, लेकिन साफ सीधा एक ही बात है, चेयरपर्सन आपको मीटिंग बुलाएंगे कम से कम 6 महीने में एक बार। लेकिन ये भी हमको बताना दीजिए, अगर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके दानिश जी ने आपको, और उसके बाद तो पूरा स्टेटिस्टिक्स है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करके लगभग 4 या 5 साल हो रहा है, उनका मीटिंग अभी तक हुए हैं ये 5 मीटिंग। मतलब जो 6 महीने की जो रूल है वो इज मोर वायलेटेड देन रेस्पेक्टेड। तो लेकिन कम से कम तो एक मीटिंग हो रहे हैं। आई थिंक ऑन एवरेज देयर इज 1 मीटिंग ऑन एवरी ईयर। दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। नाउ व्हाई डू Yes. Why do we are now clubbing all the sections? Now we are not going section by section, क्योंकि उसकी कोई आपको मतलब ज्यादा नहीं पड़ेगा। Now मेंबरशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी बता देने दीजिए कि अगर जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होती हैं, who are not officers, who are not from members of the parliament, but nominated by the central government and experts and disabled organization जो भी है, वो लोगों को DA दिया जाएगा और सिटिंग फी दिया जाएगा। ये तो यूजुअल जो निटिग्रिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वो भी एक्ट में, कानून में साफ सीधा स्पेसिफाई की गए हैं। सो यू फाइंड ऑल ऑफ देम देयर, वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की टेन्योर होती है 3 साल। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां तक वो लोग डिजिग्नेशन में है वो लोग आके बैठेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की टेन्योर है 3 years। इसकी लेकिन खतरनाक प्रोविजन ये है, नॉमिनेटेड मेंबर शैल कंटिन्यू अंटिल अ सक्सेसर इज फाउंड। उसका मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे कि किसी को अगर ज्यादा समय रखना है, तो एक ही साफ आपको क्लियर कट है कि नया मेंबर को आप कोई नहीं चुने तो तब तक ये मेंबर कंटिन्यू होते जाएगा। ये तो इसीलिए 3 साल तो लिखा है, लेकिन यूजुअली इट गोज अप। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर रिजाइन करेंगे उस मेंबरशिप से और किसी कारण से वो लोगों को निकालने की जरूरत पड़ी, तो तब एक नया मेंबर आएगा, लेकिन वो नया मेंबर सिर्फ रिमेनिंग टेन्योर के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक नॉमिनेटेड मेंबर 2 साल के बाद निकाला दिया गया और या रिजाइन करके चला गया, उसका जो नया मेंबर आएगा वो वैकेंसी फिलअप करते हुए वो मेंबर की टेन्योर सिर्फ
रिमेनिंग 1 ईयर ही होगा, उसके बाद फिर नया मेंबर आएगा. तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन nominated members and ex officio members. Now, what is the biggest why this central advisory board is important? That's an important question. One is basically this is a consultative body. ये consultative body है और खास करके this acts more as a liaison between different departments. क्योंकि कई तरह के departments, almost all major departments are now part of the secretaries of all major departments and ministries are part of the Central Advisory Board. Therefore, this is one place, single shop, where you can discuss things like exemption of certain posts from reservation, exemption of establishment from Section 20, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उसकी डिस्कशन यहाँ पे हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द पर्पसेस. सेकेंडली, दिस इज ऑल्सो अ फोरम वेयर द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी इज framed. Now we have in the public domain a draft policy on national disability. That policy is usually passed by the Central Advisory Board. Not with the ministry, not with the chief commissioner, but with the advisory board. So broad questions on disability are decided by the advisory board. Because every state government is also part of this advisory board, it is one place where grievances and central advisories can go through the advisory board. और एक मेजर डिफरेंस आपको ये बताना होगा, जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी था अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें रोटेशन बेसिस पर 4 राज्य सरकारों की मेंबरशिप मिलती थी. सिर्फ 4 स्टेट्स वर प्रोवाइडेड मेंबरशिप ऑन अ रोटेशन बेसिस अंडर पीडब्ल्यूडी. वो रोटेशन बेसिस पर भी वो मेंबरशिप होती थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार निर्णय डिसीजन नहीं ले सकती थी उस समय पर, लेकिन इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में उसकी रूल बदलकर हर एक स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को यहाँ पे मेंबरशिप मिली. मतलब सब लोग मेंबर्स हैं यहाँ पे. तो लोगों की ग्रीवेंसेस है, इम्प्लीमेंटेशन की डिफिकल्टीज जो भी होगा, ऑल दोस थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड हियर. सो द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी becomes an important task of the Central Advisory Board. Perhaps there was a hope almost way back in 2018 and 19 that either the first or second meeting of the Central Advisory Board will take up the issue of national draft policy. उस समय पे तो नहीं हुआ, कम से कम now it is in the public domain. Probably I think that is a separate debate. We're not talking about the national policy on disability here, but that is the domain of Central Advisory Board. स्टेट एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 66 से आपको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड. दानी जी, वहां से जाने से पहले आपकी कुछ कमेंट नेशनल एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पर. तो आपने 60 से 65 को कवर कर दिया है, जो मोटा मोटा लिसनर्स को जानना चाहिए जी. इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया है. जैसे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की मेंबरशिप है, सभी सेक्रेटरी है जो आपने बताया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अवेयरनेस प्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम द राइट बेस्ड अप्रोच, ताकि अभी तो हमें देखने को मिलता है बहुत बार कई नेतागणों को डिसेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता. आपने अगर देखा हो पिछले 1-2 साल में हमने ये भी देखा कि कुछ विधानसभा में डिसेबिलिटी एक्सपर्ट को बुला के उनको कहा गया कि आप हमें आरपीडी के बारे में बताएं. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि पार्टिसिपेशन काफी बड़ी है, खास चीज है. और जो डिसेबिलिटी पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो हम लिसनर्स को बता दें कि अभी उसके ऊपर कमेंट्स मांगे गए हैं. तो अगर आप लोग भी कमेंट करना चाहते हैं तो आई थिंक जुलाई तक वो पब्लिक डोमेन में है. तो अब डिसेबिलिटी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट हमारे पास है MSJE की वेबसाइट के ऊपर, और अगर आपको कोई कमेंट करना है, अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजनी है, तो आप भेज सकते हैं. दानी जी, और थोड़ा आपसे मैं इस समय जो पार्टिसिपेशन के बारे में, स्टेट पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है. सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, उस जो अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट में सिर्फ 5 या 6 डिपार्टमेंट्स होते थे, और
ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन रोटेशन बेसिस पर होता था। वो तो अब पार्टिसिपेशन बढ़ी है, जरूर बढ़ी है, लेकिन अब जो डिसेबिलिटी पार्टिसिपेशन जो क्रूशियल बनती है वो पार्टिसिपेशन कुछ नहीं बनी, और अलावा उसका पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि कम की गई है। बिल्कुल, क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं किया गया, उन्होंने कोई भी हो सकता है उसको जोड़ दिया उसमें। या इससे पहले जो 5 डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पीडब्ल्यूडी होते थे, उसके अलावा एक मेंबर, वुमन मेंबर होती थी, एक एससी और एसटी मेंबर कोई भी एक होता था। वो 5 के बाद, लेकिन और ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में 5 मेंबर्स थे और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में 5 मेंबर्स थे, 10 थे। और वो लोग 10 के अलावा आपको एक वुमन मेंबर, एक एससी एसटी मेंबर वहां पे एक होती थी, यहाँ पे एक होते थे। अब देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया, उसमें पूरा मेंबर्स है 10 इस कैटेगरी में, और उसी में ही आपको 5 वुमन और एक एससी और एक एसटी। अगर 5 वुमन, एक एससी, एक एसटी अगर आप निकाल दिए, 7 सीट वहीं गए। और जनरली अगर किसी को लेना है तो अब कितने मेंबर सीट बनी है आपके पास? 3। मुझे आई थिंक दैट हैज बीन कट डाउन। अगर आप इतना नहीं, मैं जो बात कर रहा था, मैं उसी की बात कर रहा था, जो स्टेट पार्टिसिपेशन और उसकी। ऑब्वियसली इट इज अ क्रूशियल पॉइंट व्हाट यू आर मेकिंग। यस, सो डिसेबिलिटी पार्टिसिपेशन की इतना ध्यान नहीं दिया, या तो लिमिट करने के लिए कोशिश की है। यस, स्टेट पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ी है और डिपार्टमेंटल पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल, उसी की बात कर रहा था। चलिए, तो अब आ जाते हैं। अब और जाने से पहले क्रूशियल पॉइंट ये भी हम बताना दीजिए, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी दोनों में भी अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक मेंबर था, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर था। लेकिन अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ना आपको सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में दिखेगा, स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी भी दिखेगा। किसी ना किसी से, वी आर नॉट श्योर एज टू व्हाई, but chief commissioners are completely left out from these important consultative bodies. That's an important crucial point. मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। मैं पूछने ही वाला था आपसे कि आपने तमाम सेक्रेटरीज की बात की, डिपार्टमेंट की बात की, डायरेक्टर की बात की, मिनिस्टर्स की बात की, लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन सीसीपीडी कहाँ है इस रोल में? तो वो आपने बता दिया कि उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो क्या हम ये माने कि मे बी ही मे नॉट बी, और या फिर ही इज नॉट, एज सिंपल एज इट इज? वन टेक्निकल प्रॉबेबली, मैं एब्सोल्युटली प्योर गेस करके, मुझे लॉ दूसरी कानून भी पढ़ते हैं, इसका देखते हुए मैं ये गेस कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन दैट। वन प्रोबेबल रीजन कुड बी द चीफ कमिश्नर इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसको सेपरेट रखेंगे एग्जीक्यूटिव से और कंसल्टेटिव बॉडी से, दोनों में उसको सेपरेट रखेंगे, तो इसीलिए उसको मेंबर हम नहीं बनाएंगे। Probably this could be one of the ideas, but I am not sure. But if that were to be the case, even under PWD Act 1995 also, the Chief Commissioner was a quasi-judicial authority. So, but probably this time they must have did it differently. But they have, I'm sure it is not a mistake. This is a deliberate attempt to keep the chief commissioner out of the consultative bodies. जी, तो ये तो थे सेक्शन 60 से 65। अब बात करते हैं सेक्शन 66 से प्रोबेबली सेक्शन 70 तक, जहां बात हो रही है प्योरली स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटी के बारे में। जी, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में तो एक आइडिया आए हैं, तो इसीलिए हम फिर उसको नहीं दोहराएंगे। सिर्फ यही कहेंगे, जो आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड केंद्र सरकार की लेवल पर जो है, वही राज्य सरकार की लेवल पर आपको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी है। सिर्फ यही थोड़ा डिफरेंस होगा। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर, और कोई भी वेलफेयर होगा वो उसको करेंगे, और डिसेबल्ड वेलफेयर की जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, वो इसको मेंबर सेक्रेटरी बनेगा। जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दे ऑल बिकम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जिस तरह से पार्लियामेंट की मेंबरशिप थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पे, उसी तरह
3 मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर से आएंगे। अगर एक स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इतना ज्यादा राज्यों में ये नहीं है, लेकिन है 10 या 12 राज्यों में जहां पर वो भी होगा, वो लोअर हाउस या अपर हाउस कहते हैं। जो लोअर हाउस से 2 लोग आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, अपर हाउस से 1 मेंबर आएंगे, जिस तरह से राज्यसभा से आते हैं। अगर वहां पे आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो तीनों मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से ही आएंगे। जिस तरह से यहाँ पे 5 एक्सपर्ट्स हैं, वहां पे भी 5 एक्सपर्ट होंगे, और 10 ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंटेशन करते हुए 10 लोग वहां पर भी आएंगे, और 3 मेंबर स्टेट लेवल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। सो तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को भी। और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी 6 महीने में एक बार मीटिंग करेगी। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में स्टेट कमिश्नर पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का मेंबरशिप नहीं है। और इंटरेस्टिंगली स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में किसी 5 डिस्ट्रिक्ट को रोटेशनल बेसिस पर मेंबरशिप दिया जाएगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। ऑफ कोर्स इन सम स्टेट्स दे आर गिविंग मेंबरशिप टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स को भी मेंबरशिप देते हैं। व्हेन आई से डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप, ये यूजुअली इट इज गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो ऑलरेडी मेंबरशिप है ही। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों को रोटेशनल बेसिस पर 5 देने की बात की गई है कानून में। लेकिन राज्य सरकार का डिसीजन है। एक राज्यों में आप कहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का मेंबरशिप मिलती है, और एक कोई में तो सिर्फ 5 का ही देते हैं। एट the duty of the state advisory board is as again very similar to that of the central advisory board on disability। उसका है the state policy on disability। हर एक नेशनल लेवल पर आपको नेशनल डिसेबिलिटी पॉलिसी है, इसी तरह हर एक स्टेट में भी एक स्टेट डिसेबिलिटी पॉलिसी होना चाहिए। और सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज सिटिंग ऑन द फाइल, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट सो फार। अब केंद्र सरकार ने तो एक डिसीजन लिए हैं, मुझे लगता है इसके बाद स्टेट्स भी इसका डिसेबिलिटी पॉलिसी लाएंगे। और बाय द वे, we had a national policy on disability under PWD Act in 2006। उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार थी, उस सरकार ने लाई थी नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी इन 2006। उसके बाद कई राज्यों में भी स्टेट पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी आए हैं। महाराष्ट्र में आई थी, और तमिलनाडु में एक पॉलिसी आया है, झारखंड में पॉलिसी आया था, तो छत्तीसगढ़ में पॉलिसी था। तो यू हैड स्टेट पॉलिसीज ऑन डिसेबिलिटी, national policy on disability, but now that no longer holds water because the act has changed and the rule framework has changed. It's no longer, we're now talking about rule based entitlements. Therefore now we have to have a new policy on disability at the national and state levels. So at state levels, state advisory boards on disability are responsible for framing the national policy, and of course implementation always is with the executive, the secretaries and the ministers. But state level advisory boards, and as much as the central advisory board, have a monitoring power. They can monitor how it is being implemented. They can bring out shortcomings in the implementation. They can bring about modifications. Interestingly, the central advisory board on disability also has powers to interact with the funders, to interact with the non-governmental organizations, both at the national as well as the international level. INGOs से भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड केंद्र में इंटरनेशनल लेवल पर, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स और केंद्र पर उसका चर्चा करने के लिए या कोई नेगोशिएशंस करने के लिए, अगर चाहें तो कोई पार्टनरशिप बनाने के लिए भी पावर्स उनको दिया गया है। So this is done at the state advisory board at the state level. मोटा अगर हम ये समझे कि ये रेप्लिका है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, हायरार्की जो सेम हायरार्की है जैसे वहां चल रहा है, जो स्टेट में होता है, तो उसी तरह से ये चल रहा है। जी एकदम।
उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में आपको स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में आपकी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। तो बिल्कुल, सो इट इज इन सम सेंसेस इट इज अ बोर्ड। एंड द वे the Central Coordination Committee and Central Executive Committees were merged in the same fashion, the State Coordination Committees and State Executive Committees were also merged under the RPWD Act. Right. अब इसमें ये 71 तक है जी। 72 और 73 दो हमारे पास सेक्शन इसमें है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज ऑन डिसेबिलिटीज, और पर्टिकुलरली जी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज की एक साफ सीधा बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज एक होना है, एक प्रोविजन कानून में है, लेकिन किस तरह उसका डिजाइन होना है ये पूरा राज्य सरकार को ही पावर दे दिया गया। उसका मतलब कानून में, अपना एक्ट में उसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट रूल्स में उसकी फॉर्मूला पूरा राज्य सरकारों ने प्रोवाइड करना है। So usually ये हो रहा है, district level committee, unlike the state level state advisory board, district level committee on disabilities is usually headed by DM, district magistrate या collector कहते हैं साउथ में। DM उसका चेयरमैन होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी वेलफेयर का है वो रहेंगे, और जिस तरह स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में एक्सपर्ट्स हैं उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी में भी एक्सपर्ट्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल एनजीओस की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और जो वेलफेयर ऑफिसर है वो मेंबर सेक्रेटरी बनती है। दैट इज हाउ मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फ्रेम्ड देयर रूल्स। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अगेन इज अ रेप्लिका ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। मैं चलिए पहले सेक्शन 73 की बात करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। वैकेंसीज नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग, इसका क्या मतलब है? कौन सी ऑन ऑल लेवल्स? एक पहली बात यह है क्यों ये 73 में आया, मतलब ये सेक्शन सब तीनों को एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो भी है, वेकेंसी ऑफ एनी मेंबर विल नॉट वैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ दीज बॉडीज। उसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, मुझे गलत ना समझिएगा, अगर सरकार कल डिसाइड करेगी भाई सिर्फ हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को ही बुलाएंगे, कोई नॉमिनेट नहीं करेंगे किसी को, एक्सपर्ट नहीं होंगे, एनजीओ से मेंबरशिप हम नहीं लेंगे, अगर कोई मेंबर्स को नहीं लेना चाहती है और मेंबरशिप करके वो लोगों को लेंगे और मीटिंग बना दिए, कोई कोर्ट जाके कोर्ट के पास उसका मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग, डिसीजंस ऑफ दोज मीटिंग्स विल नॉट बी इनवैलिड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट दे डिड नॉट टेक मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी। अगर आप करते हुए अगर कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कानून पे ही पार्लियामेंट ने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया, कहे भाई अगर डिफेक्ट ऑफ वैकेंसी कभी भी एक रीजन नहीं हो सकता मीटिंग की मिनट्स को इनवैलिडेट करने के लिए। एक सेफ गार्ड प्रोविजन है, एक पहले ही एक्ट में ही वो लोग लिख रखा है कि भाई अगर हो सकता है कि कल कोई मेंबर्स, जितना इसमें तो इतना बड़ी लिस्ट है, देखिए 10 मेंबर्स लेने की बात कही गई है, 10 मेंबर नहीं लेंगे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार सिर्फ 5 लोगों को ही नॉमिनेट करेगी कल, लेकिन वो कभी भी ग्राउंड नहीं हो सकती मीटिंग को इनवैलिडेट करने के लिए। एक सेफ गार्डिंग प्रोविजन है। ओके, तो इंटरेस्टिंग। तो अगर 5 भी लेते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मीटिंग वैलिड नहीं है क्योंकि पूरे मेंबर नहीं आए, एज सिंपल एज इट। एब्सोल्युटली नहीं। अब मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज की क्यों जरूरत है जब स्टेट ऑलरेडी उनको रिप्रेजेंटेशन दे रही है, और क्या कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसेबिलिटी कमेटी बनी भी है? जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज तो प्रपोजल है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना स्टेट रूल्स में है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज की है। जहां तक मीटिंग्स हो रहे हैं या नहीं हो रही की दूसरी बात है, लेकिन ऑन द पेपर देयर आर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बिकॉज दिस इज नाउ इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का तो जरूरत है, इसीलिए है। आप फॉर एग्जाम्पल यूपी जैसी बड़ी स्टेट ले लीजिए और वेस्ट बंगाल जैसी है, स्टेट्स पे आपको पूरा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड तक पॉलिसी आने की टाइम बहुत लगेगी, और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, तो वो लोगों को भी मेंबरशिप मिलना है। ग्रास रूट लेवल पर जो भी होगा पॉलिसी इनपुट्स आना चाहिए, इसीलिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी की जरूरत। वो लोग इसके ऊपर भी चर्चा, बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, क्योंकि
आप सही कह रहे हैं, अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 देयर इज नो बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट स्टॉप्ड विद द स्टेट, देयर वाज अ स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, स्टॉप्ड देयर। जो भी इनपुट्स आना था सिर्फ वो ऑफिशियल मैकेनिज्म द्वारा आना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आरपीडब्ल्यूडी में क्योंकि ग्रास रूट लेवल की भी एम्फेसिस थी यूएनसीआरपीडी में, जब ये न कह सकते कि स्टेट लेवल पे हम काम कर दिया, नहीं है, अब जो भी काम करना है वो काम की इनपुट्स आपको ग्रास रूट लेवल से भी आना चाहिए और ग्रास रूट लेवल को भी आप थोड़ा अलर्ट करना होगा। सो इसलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी की जरूरत थी। जी, तो हमने आज कवर किया चैप्टर 11 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज के बारे में चर्चा की, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, क्या क्या काम है, कब कब मीटिंग्स होंगी, तो डिटेल्ड में इस एक्ट के बारे में बताया। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि एक्ट में अगर सारी बातें इंप्लीमेंट हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की जो मीटिंग हुई है वो 5वीं मीटिंग हुई है, लगभग 5 साल हो गए, जबकि 1 साल में 2 होनी चाहिए थी। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और वाइब्रेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हमें देखने को मिलेंगी। बहरहाल एक्ट हमारा ये कहता है, ये सीरीज का मकसद ये है कि टेक्स्ट क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन टेक्स्ट क्या कहता है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, चैप्टर 12 जो सीसीपीडी और स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स पर है। हमें दीजिए इजाजत। किसी भी तरह का अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है, यूट्यूब पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके फीडबैक देख सकते हैं। और इस शो को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारे बारे में एक्ट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। हाय, दिस इज अजय कुमार रेड्डी, कैप्टन ऑफ द इंडियन ब्लेंड क्रिकेट टीम। लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज आवर न्यू होम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan.